हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे आप लोग। पढ़ाई भी अच्छे से आप लोगों की चल रही होगी। कि जैसा कि अभी तक आप लोगों ने प्रेसिडेंट का 8 वीडियो देख चुके हैं और उस 8 वीडियो में मैंने सारे पूरे प्रेसिडेंट को कंप्लीट पढ़ा दिया है। आपको हर एक टॉपिक पर विस्तार से मैंने चर्चा की है। मुझे समझ में आया कि बच्चों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो आर्टिकल्स को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि सर हमें सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाती हैं बट हमारे आर्टिकल्स नहीं सही हो रहे हैं, आर्टिकल्स में समस्या मेरी बनी रह जा रही है। तो मैंने जिस टॉपिक को पढ़ाया वो आर्टिकल्स को उठाकर ही पढ़ाया है। 50% आर्टिकल्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको तैयार हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आर्टिकल्स में समस्या आपको आती है तो मैंने सोचा कि एक 15 से 20 मिनट का आपको वीडियो दूँ जिसमें सारे आर्टिकल्स को एक ही जगह में दे दूँ। प्रेसिडेंट से संबंधित जितने भी अब तक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन सारे आर्टिकल्स को आपको एक ही जगह दे दूं ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहे और बार बार उसको देखने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने आज ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया है कि राष्ट्रपति के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो एक जगह आपको मैं समझा सकूं ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी रहे। एक बार बाय ऑर्डर सारे आर्टिकल्स का मैं डिस्कस करता हूं, फिर मैं रिवाइज कर दूंगा बाद में। चलिए स्टार्ट करिए और आप लोग इसका पेन कॉपी भी ले लीजिएगा, इसको नोट भी करते रहिएगा ताकि एक ही जगह जब आपको आर्टिकल्स का स्पेशली रिवीजन करना हो तो एक ही जगह आप देख सकें। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था स्टार्टिंग में अपने फर्स्ट वीडियो से ही कि राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में कहा गया फ्रेंड्स भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में कहा गया कार्य एवं शक्ति। यहां कार्य एवं शक्ति से तात्पर्य फ्रेंड्स अगर कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है या कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया फ्रेंड्स, तो यह प्रावधान भी आर्टिकल 53 में किया गया है। तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 में कार्य एवं शक्ति, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन विधि, अनुच्छेद 56 में पदावधि, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स इतने आर्टिकल्स आपको पहले से ही पता है, एक बार रिवीजन आपका फिर से हो गया। आगे चलते हैं 57 के आगे। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता जो आपका इंपॉर्टेंट है, यहां आपको मैं स्टार लगाते चल रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 59 शर्तें, आर्टिकल 60 शपथ ग्रहण, ये फिर से इंपॉर्टेंट है, यहां आपको ज्यादा फोकस करना है। इसके आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अनुच्छेद 61 महाभियोग, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आर्टिकल्स आपका एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आर्टिकल 61 में फ्रेंड्स आपको यह ध्यान रखना है कि महाभियोग में 2 चीज याद रखिएगा कि महाभियोग कहां से लिया गया है, यह भी हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया को अमेरिका से लिया गया है फ्रेंड्स, और महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभियोग कैसी प्रक्रिया है फ्रेंड्स, तो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया से तात्पर्य यहां है फ्रेंड्स कि जब कभी भी कोई न्याय का कार्य न्यायपालिका के इतर किसी अन्य निकाय के द्वारा किया जाता है तो उसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है वह न्यायपालिका के द्वारा नहीं बल्कि विधायिका संसद अर्थात लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा लगाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 62 कार्यवाहक राष्ट्रपति की पदावधि, फिर यहां पदावधि आया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने पहले ही बताया है कि वो आर्टिकल 56 में वो राष्ट्रपति की पदावधि थी और आर्टिकल 62 में जो बात कही गई है वह राष्ट्रपति के स्थान पर जो व्यक्ति नियुक्त होगा अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति जो होगा उसके पदावधि की बात यहां पे की गई है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। आर्टिकल 71 इसका डिस्कस हम लोगों ने नहीं किया था, यहां थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन यहां से बनता है। आर्टिकल 71 में कहा गया कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निपटारा न्यायपालिका के द्वारा होगा अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा एग्जामिनेशन में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधी जो भी विवाद होंगे, जो भी मतभेद होंगे, उनका निपटारा भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा या फिर संसद के द्वारा किया जाएगा या भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा कि या फिर न्यायपालिका के द्वारा। तो इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स आर्टिकल 71 में यह बात कही गई है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित
चुनाव का निपटारा से संबंधित जो भी विवाद होगा वह न्यायपालिका के द्वारा निपटाया जाएगा और उसका फैसला अंतिम होगा। और यह प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 71 में किया गया है। मैं फ्रेंड्स यही कोशिश करूंगा कि प्रेसिडेंट से संबंधित वनडे एग्जामिनेशन से लेकर यूपीएससी लेवल तक जितने भी आर्टिकल्स बन सकते हैं उन सारे आर्टिकल्स को मैंने एक ही जगह दे दिया है, ताकि जब इसी तरीके से मैं हर टॉपिक में करूंगा, जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को बाद में हम लोग 15-20 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमें एग्जामिनेशन से पहले अगर आर्टिकल्स का रिवीजन करना हो तो हर टॉपिक के उस वीडियोस पे जाएं और केवल आर्टिकल्स को देखें। इस तरीके से हम आर्टिकल्स को रिवीजन करते जाएंगे। और स्टार्टिंग में मैं आर्टिकल वाइज पढ़ाता हूं, आर्टिकल उठा करके फिर उसी का डिस्कस करता हूं पूरा विस्तार में, ताकि उसी समय 50% आर्टिकल आपको याद हो जाए। यह रिवीजन का बेस्ट तरीका है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। आर्टिकल 72 आपको पता है, क्षमादान। फिर आगे चलते हैं। आर्टिकल 74 पे थोड़ा आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स। आर्टिकल 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो थोड़ा इस आर्टिकल में मैं टाइम लूंगा फ्रेंड्स, इसका डिस्कस मैंने पहले भी नहीं किया था, तो अभी यहां टाइम ले लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल 74 में 2 अमेंडमेंट हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक्चुअली हमारे मूल संविधान में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय आर्टिकल 74 में यह प्रावधान रखा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और उसी समय यह समस्या उत्पन्न हुई कि संविधान सभा के लोगों ने इस आर्टिकल में इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य तो करेगा, क्या उसके सलाह को मानने के लिए बाध्य है या नहीं। इस चीज का स्पष्टीकरण हमारे मूल संविधान के अनुच्छेद में नहीं किया गया था। इसीलिए बाद में इसमें एक 42वां संविधान संशोधन किया गया फ्रेंड्स। और उस 42वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा, अर्थात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य है। बाद में इसका फिर डिस्कस हुआ, कुछ इसमें विवाद हुए कि क्या राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है तो क्या उसे एक बार पुनर्विचार के लिए, जिस तरीके से वह विधेयकों पर करता है, तो उसकी सलाह को भी पुनर्विचार के लिए एक बार मंत्रिपरिषद को वापस नहीं भेज सकता। तो बाद में इसमें भी संशोधन किया और आगे चलकर एक संशोधन और किया गया जिसका नाम रखा गया 44वां संविधान संशोधन 1978। और उसमें यह प्रावधान किया गया फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य भी है। लेकिन इसमें जो अमेंडमेंट किया गया, उस अमेंडमेंट में खास बात यह रखी गई कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है मंत्रिपरिषद को फ्रेंड्स। ये बात 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया फ्रेंड्स। यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ। तो आपको यहां आर्टिकल में क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें यह बताया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। फिर उसके बाद 44वां संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत यह प्रावधान किया गया फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो मंत्रिपरिषद को सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद ने उसके पुनर्विचार में संशोधन करके या बगैर संशोधन किए पुनः राष्ट्रपति के पास अगर भेजेगा तो राष्ट्रपति की बाध्यता होगी कि उस सलाह को माने। यहां तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। आर्टिकल 80 में राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति, यह आपको पहले से पता है। आर्टिकल 108 राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति का वीटो पावर। आर्टिकल 118 राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करेगा। यह इससे रिलेटेड नहीं है फ्रेंड्स, फिर भी मैंने यहां पे डिस्कस इसलिए कर लिया क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिकल 118 भी संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड। और मैंने आपको पढ़ाते समय बताया भी था संयुक्त अधिवेशन कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति करता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और यह प्रावधान आर्टिकल 118 में रखा गया फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहां पे इसको मेंशन कर दिया है। आर्टिकल 123 इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान है। आर्टिकल 143 इसका डिस्कस मैंने आपसे नहीं किया था फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम आप इसको देख रहे हैं, यहां ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति
इसका तात्पर्य क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा इसे डिटेल में समझ लीजिए आप। आर्टिकल 143 के तहत फ्रेंड्स राष्ट्रपति को इस बात की शक्ति दी गई है कि यदि राष्ट्रपति को कोई सलाह लेनी हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। यहीं पे दो क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में और बनते हैं कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह तो ले सकता है, लेकिन क्या सर्वोच्च न्यायालय जो सलाह राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति वह सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो यहां पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, चाहे तो उसकी सलाह को माने चाहे ना माने, इस पर कोई राष्ट्रपति को बाध्यता नहीं है फ्रेंड्स। यहीं पे एक सवाल और उठता है कि क्या राष्ट्रपति जब कोई सलाह सर्वोच्च न्यायालय से मांगेगा तो सर्वोच्च न्यायालय क्या देने के लिए बाध्य है? तो यहां फ्रेंड्स दो आंसर होते हैं, है भी नहीं भी है। सवाल उठता है कब है कब नहीं है। यदि राष्ट्रपति कोई विधिक सलाह मांगता है, संविधान के व्याख्या के संबंध में मांगता है, तब तो सर्वोच्च न्यायालय उसके लिए बाध्य है, उसको सलाह देनी ही होगी। यदि उसके इतर कोई सलाह मांगता है तब भले ही वह इनकार कर सकता है, लेकिन प्रायः वह व्यवहार में इनकार करता नहीं है। लेकिन यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति उसे कोई विधिक या संवैधानिक सलाह मांगेगा तो सर्वोच्च न्यायालय उसे देने के लिए बाध्य होता है, जबकि अन्य सलाहों पे कोई बाध्यता नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 143 तक क्लियर हो गया। जो फ्रेंड्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इन सारे आर्टिकल्स का मैंने पूरे विस्तार से चर्चा किया है, वो आपके प्रीवियस सारे वीडियोस में हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए। इसके पहले हम लोग 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं, 8 लेक्चर हमारा हो चुका है जो केवल प्रेसिडेंट का ही है। और उस 8 लेक्चर में पूरे प्रेसिडेंट को हमने इतने विस्तार से पढ़ा है कि जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरा फर्स्ट वीडियो ये देख रहे हैं, इनको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियोस जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। आर्टिकल 352, 143 के बाद सीधा हमें कहां पहुंचना है? 352 में। 352 में बताया था फ्रेंड्स मैंने कि इसमें राष्ट्रीय आपात है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है। आर्टिकल 358 और 359 ये राष्ट्रपति से उतना रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, इसलिए मैंने यहां इसको मेंशन कर दिया है। जैसे मैंने आपको राष्ट्रीय आपात में ये बात समझाई थी कि जब कभी भी देश में राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो आर्टिकल 358 में ये बात कही गई है कि आर्टिकल 19 स्वतः स्पॉन्टेनियसली निलंबित हो जाता है, जबकि आर्टिकल 359 में यह बात कही गई है कि जब कभी भी आर्टिकल 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो तो आर्टिकल 359 के तहत फ्रेंड्स आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे के सारे मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। इसलिए मैंने यहां मेंशन कर दिया है कि अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपात के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी को निलंबित कर सकते हैं। आप बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 360 वित्तीय आपात। मैं केवल यहां आर्टिकल्स बता रहा हूं फ्रेंड्स, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इसके हर टॉपिक में मैंने विस्तार में डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सबसे लास्ट आता है अनुच्छेद 365। थोड़ा यहां से रुकना होगा फ्रेंड्स, यहां फिर आपको हम डिस्कस थोड़ा डिटेल में करेंगे। यहां मैंने लिखा यदि राज्य सरकार के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जहां सरकार से तात्पर्य केंद्र सरकार से हुआ। फ्रेंड्स हम शुरू से स्टार्टिंग से ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान केवल आर्टिकल 356 में है, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि हम लोग वहां फंस जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल 365 में एक प्रावधान किया गया है यदि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश, कोई भी इंस्ट्रक्शन यदि राज्य सरकार उसका पालन न करे तो ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति आर्टिकल 365 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यह प्रावधान आर्टिकल 365 में किया गया है। और प्रायः ये जब कभी भी सरकार की कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, उस अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में, उसे लागू करने के संबंध में राज्यों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं फ्रेंड्स, और उस निर्देशों का पालन यदि राज्य सरकार नहीं करता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का प्रयोग करके नहीं फ्रेंड्स,
तो राष्ट्रपति आर्टिकल 365 का प्रयोग करके देश में राष्ट्रीयपात की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। फ्रेंड्स यहां तक क्लियर हुआ? तो इस तरीके से मैंने पूरे आर्टिकल 52 से लेकर 365 तक कवर किए। अब मैं इन सारे आर्टिकल्स को, आप मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं, पूरे आर्टिकल को 52 से मैं रिवीजन करूंगा। आप मेरे साथ जवाब दीजिए कि किस क्रम में मुझे आगे बढ़ना है। 5 मिनट के लिए मैं आपके साथ रिवीजन करूंगा, मैं आर्टिकल्स बोलूंगा, आप उधर से बोलने की कोशिश करिएगा। आप खुद अपने आप को चेक करिए कि इतनी विस्तार से पढ़ने के बाद, आर्टिकल का फिर से रिवीजन होने के बाद कितना अपने माइंड में मैंने कनेक्ट किया है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि। आर्टिकल 56 में, आप उधर से बोलिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की पदा अवधि। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। और आर्टिकल 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का महाभियोग। और आर्टिकल 62 राष्ट्रपति के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति की पदावधि। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 52 से लेके 62 तक हमें एक भी आर्टिकल मिस नहीं करना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। 62 के बाद सीधा हम कहां पहुंचेंगे? 71 पे। 71 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी जो भी विवाद होगा उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। फिर 72 में क्या हुआ फ्रेंड्स? 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान का प्रावधान है। 72 के बाद सीधा कहां चलेंगे हम लोग? आर्टिकल 80 में। इस क्रम में हम बिल्कुल करेंगे, एक तारतम्यता के साथ एक ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे, ताकि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का पूरा एक फिगर हमारे माइंड में हो जाए। 72 के बाद सीधा आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में क्या प्रावधान किया गया फ्रेंड्स? आर्टिकल 80 में कहा गया कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा। आर्टिकल 80 के बाद सीधा आपको पहुंचना है आर्टिकल 108, मतलब कि आर्टिकल 108 राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन। उसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति का वीटो पावर। उसके बाद आर्टिकल 118, आर्टिकल 118 में फ्रेंड्स संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। उसके बाद आर्टिकल 123, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में फ्रेंड्स राष्ट्रपति का अध्यादेश। और 123 के बाद सीधा हम लोग कहां पहुंचेंगे? आर्टिकल 143, राष्ट्रपति की न्यायपालिका से सलाहकारी शक्ति। और 143 के बाद हम सीधा कहां पहुंचेंगे? आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 में फ्रेंड्स राष्ट्रीयपात। 356 में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र की विफलता। 56 के बाद 58 में क्या प्रावधान है कि जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो तो ऐसी दशाओं में हम क्या करेंगे? आर्टिकल 19 को छोड़कर, जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है हमारे मूल अधिकार का। और आर्टिकल 359 में क्या कहा गया है कि जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। और सबसे लास्ट में आर्टिकल 360, इस 360 में राष्ट्रपति के वित्तीय आपात की शक्ति प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने सारे आर्टिकल्स को 52 से लेकर 360 तक एक क्रम में राष्ट्रपति को एक कॉन्सेप्ट के साथ अपने माइंड में सेटअप कर लिया। अब हमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका रिवीजन आप बार बार कर सकते हैं। एक चीज का डिस्कस हमें और करना था फ्रेंड्स, मैं आगे को आपको मेंशन कर दे रहा हूं। एक टॉपिक रह गया था, बीच बीच में इसका डिस्कस हुआ था, तो मैंने सोचा यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं तो क्यों ना बच्चों को इसको एक ही जगह दे दें, ताकि स्टूडेंट्स के दिमाग में एक फिगर बन सके और वहां से इसका रिवीजन वो कर सके। एक क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति में अंतर। तो मोस्टली यहां 3 पॉइंट हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान है, या अमेरिका के राष्ट्रपति का। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है फ्रेंड्स। भारत का राष्ट्रपति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन आपको यह पहले से पता है फ्रेंड्स, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन आपको मैंने वहां बताया था
कि अमेरिका की मूल संविधान में यह व्यवस्था नहीं थी, बल्कि अमेरिका ने 22वां संविधान संशोधन करके ये प्रावधान लाया था कि अमेरिका का कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। यहां तक क्लियर फ्रेंड्स? अब आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट से क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। जैसा कि आपको पता, जब मैंने महाभियोग पढ़ाया था आर्टिकल 61, वहां जाके आप देख लीजिएगा एक बार, कहीं कंफ्यूजन आपको है तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है वह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा चाहे राज्यसभा, इसमें कोई बाध्यता हमारे संविधान में नहीं की गई है। लेकिन अमेरिका में क्या प्रावधान है फ्रेंड्स? अमेरिका में हमेशा निम्न सदन, जिस तरीके से हमारे क्या निम्न सदन लोकसभा है, उसी तरीके से अमेरिका का जो निम्न सदन है उसे कहा जाता है फ्रेंड्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मैंने यहां मेंशन कर दिया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाया जाता है। तो क्या अंतर हुआ कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है, जबकि अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर केवल निम्न सदन अर्थात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाई जाती है। एक लास्ट डिफरेंस कि भारत के राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है फ्रेंड्स, उसका जो अंतर होता है संविधान पर अतिक्रमण। कहने का तात्पर्य, जब भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, इस आधार पर उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर रिश्वत लेने, ब्राइबरी, राजद्रोह, ट्रेजन, बड़े अपराध, हाई क्राइम्स और दुराचार, इन परिस्थितियों में उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। यही मूलभूत 4-5, उस तरीके से अंतर बहुत सारे हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में, लेकिन ये 3-4 पॉइंट मूलभूत अंतर हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसका भी डिस्कस कर दिया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे प्रेसिडेंट को आज हमने कंप्लीट किया विद आर्टिकल के साथ, और मैंने हर एक आर्टिकल्स को बहुत विस्तार में बताया है कि आप चाहे बड़े लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की, यूपीएससी प्री दे रहे हैं, या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं, एक ही प्लेटफॉर्म से आप सारी चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने इतना लेंदी इसको बनाया, इतने लंबे लेक्चर में इसको आपके सामने इसलिए दिया कि ताकि दोबारा आपको प्रेसिडेंट के लिए अब आपको पढ़ाई ना करनी पड़े, बस इसी वीडियोस को देख के आप रिवीजन करिए और हमेशा हमेशा के लिए प्रेसिडेंट आपका तैयार है। मैंने एक प्लान किया कि अभी हम लोगों का इसका एक टेस्ट होना है, जो मैं लाइव आकर आपके बीच लूंगा, उसकी टाइमिंग मैं आपसे अनाउंस करूंगा कब उसका लाइव आकर मैं इसका पूरे प्रेसिडेंट के 20 साल के क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा, चाहे वो यूपीएससी लेवल के हों, चाहे पीसीएस लेवल के हों, चाहे वनडे के किसी भी एग्जाम लेवल पे प्रेसिडेंट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ मैं उसका आपका सामने आकर डिस्कस करूंगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैं एक छोटा वीडियो और आपके सामने बनाऊंगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं हमेशा ये चाहते हैं कि आपके सामने एक चैलेंज होता है कि हम अपना शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। किसी भी चीज के लिए हमको जब बार बार उसका रिवीजन करना होता है, क्योंकि मैंने शुरू से बताया कि किसी भी चीज को याद करना मुश्किल नहीं है, उसे याद रखे रहना मुश्किल है, और उसी याद रखे रहने के लिए हमें बार बार क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, रिवीजन करना पड़ता है। तो उस रिवीजन करने के लिए हम सब बहुत सारी तकनीक अपनाते हैं। कुछ लोग अपना शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग स्केच बना लेते हैं, कुछ लोग अपना फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो मैंने सोचा वो भी आपको मेहनत ना करनी पड़े, सिर्फ आप रिवीजन करने की हिम्मत बनाइए कि हमें ये रिवीजन करना है, इस तरीके से हमें सुन लेना है। तो मैं राष्ट्र प्रेसिडेंट के लास्ट में कल मैं आपको एक वीडियो और दूंगा, जो हमारा 20 से 22 मिनट का वीडियो होगा। उस वीडियो में आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, कुछ भी आपको नोट नहीं करना होगा, केवल 20 मिनट आपको सुनना है, पूरे प्रेसिडेंट को हियरिंग करना है कि किस तरीके से है। मैं खुद उसका रिवीजन करूंगा आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 360 तक, और क्रम से डिटेल में बताते हुए चलूंगा। पूरा लेक्चर लूंगा मैं आपके सामने, उस लेक्चर को आपको सुनना होगा और हमेशा हमेशा के लिए अपने पास उसे रखना होगा। जब कभी भी आपको लगे कि राष्ट्रपति काफी दिन हो गया है, अब मुझे एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, फोन उठाइए, लीड लगाइए, ईयरफोन लगा के सिर्फ कान में लगा के उसे सुनिए 15 से 20 मिनट। तो पूरा प्रेसिडेंट 15 से 20 मिनट के अंदर आप रिवीजन कर सकते हैं। और जिस पॉइंट में आपको लगे कि सर ने जो ये बात बताई, ये तो मैं कंफ्यूज हो रहा, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि संयुक्त अधिवेशन कैसे होता है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि क्षमादान कितने प्रकार के थे, तो आप तुरंत जाकर के उसके वीडियो में जाइए और वहां से देखिए कि क्षमादान को सर ने कैसे पढ़ाया था। इस तरीके से इस रणनीति में अगर हम आगे बढ़ेंगे, अपने तैयारी को गति देंगे,
तो यकीनन हमें किसी भी एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जो ख्वाब लिए हम सदियों से बैठे हैं आफ्टर इंटर लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्दी से हमें सिलेक्शन मिले, शायद उसके करीब बड़ी आसानी से आप पहुंच चुकेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको फ्रेंड्स पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों में से आप शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बहुत ही जल्दी आपके बीच में करंट अफेयर की रेगुलर क्लास लेके आ रहा हूं। तो तब तक के लिए आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।